Hello, good morning students. We are study BSc second year Zoology paper past unit past day 13। आज के अध्ययन में हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और अपना टॉपिक है क्रस्टेशिया के लार्वल फॉर्म ऑफ क्रस्टेशिया। तो सबसे पहले तो तुम्हें ये समझना है क्रस्टेशिया क्या है। क्रस्टेशिया आर्थ्रोपोडा फाइलम के एक क्लास है। अब समझना है अपन को लार्वा के अंतर्गत या जनरल फॉर्म में यूँ माने कि अंडे के स्फुटन के बाद में जिन प्रारंभिक अवस्थाओं से स्मॉलर जीव बड़ा होता है, वह स्मॉलर जीव जो बड़े जीव से बिल्कुल अलग होता है वह लार्वा होता है। ये इसके जनरल शब्द थे। अब हम इसके एक एक शब्द पर नज़र ले जाते हैं। क्रस्टेशिया में लार्वा का पाया जाना एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लक्षण है। इन जंतुओं में परिवर्तन डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है। डायरेक्ट परिवर्तन के अंतर्गत जाइगोट परिवर्तित होकर वयस्क के समान शिशु बनाते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट परिवर्तन में पहले अंडे होते हैं जो बड़े व पीतक युक्त होते हैं। कम पीतक वाले अंडों में परिवर्तन परोक्ष होता है, अर्थात जाइगोट से कई लार्वी अवस्थाएं बनती है। क्योंकि पीतक कम होगा तो अंडे के अंदर जो भ्रूण पल रहा है उसको पोषण पर्याप्त नहीं मिलेगा, अतः अंडा जल्दी ही हैचिंग हो जाता है और उससे जो अवस्था निकलती है वह लार्वा अवस्था होती है। इस लार्वा अवस्था में कायांतरण की प्रक्रिया होती है, अर्थात काया बदलती है, मेटामॉर्फोसिस होता है और फिर वयस्क बनता है। तो अंडे से निकला शिशु अनेक लार्वी अवस्थाओं से गुजरता हुआ अंत में वयस्क बनता है। नेबिलिया माइसिस आदि में अंड भेद कर बाहर निकले जीव प्रौढ़ से बिल्कुल भिन्न होते हैं। क्रस्टेशिया में तो लार्वा अवस्था का मतलब समझ में आ गया तुम्हें। एक बार परिभाषा बता दूं। कम पीतक वाले अंडों में वयस्क से पहले की पूर्व अवस्थाएं जो कि वयस्क से अधिकतर तौर पे भिन्न होती है, लार्वा अवस्थाएं कहलाती है। ठीक है, कम पीतक वाले अंडों में हैचिंग के बाद निकलने वाली अवस्थाएं लार्वा अवस्था कहलाती है। वर्ग क्रस्टेशिया में विभिन्न प्रकार की लार्वा अवस्थाएं पाई जाती है। जो 7 वे वह क्रम से निम्नलिखित है: नोप्लियस, मेटानोप्लियस, प्रोटोजोइया, जोइया, मेगालोपा, माइसिस, फाइलोसोमा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं नोप्लियस। अधिकतर क्रस्टेशियंस में सबसे पहले अंडे को भेद कर स्वतंत्र रूप से जो तैरता हुआ लार्वा निकलता है वह नोप्लियस लार्वा कहलाता है। ठीक है ना। तो फर्स्ट लार्वा कौन सा? नोप्लियस, स्वतंत्र रूप से। इस लार्वा को नोप्लियस नाम O.F. मुलर ने 18वीं शताब्दी के अंत में दिया था। नोप्लियस स्वतंत्र तैराक लार्वा होता है। ये छोटा और अंडाकार होता है। अब ये
पैराग्राफ बड़े बड़े दे रखे हैं, लेकिन मेरा वही तरीका है, तुम पढ़ो सब, जो तुम्हें सरल लगे वो वाली लाइनें लिख दो। सबको सरल लगने का तरीका अलग अलग हो सकता है, सबका याद होने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जबकि नोट्स में क्या होता है, जो 4 लाइनें लिखाई जाती है वही 4 लाइनें हर स्टूडेंट को रटनी होती है, चाहे वह एवरेज हो, चाहे वह इंटेलिजेंट हो और चाहे वह नॉन इंटेलिजेंट हो। ठीक है ना। तो सबसे बढ़िया तरीका ये है, पूरा पढ़ो, जिसको जो लाइन सरल लगे वह लाइन लिख दो। अग्र शीर्ष भाग चौड़ा व मध्य भाग धड़ व पश्च भाग गुदा का भाग कोणीय 2 पालिकाओं युक्त होता है। इसके सिर के मध्य भाग में एक अग्र नेत्र सरल नेत्र होता है। कहाँ पे? सिर के मध्य भाग में। मुख अधर भाग पर एंटेनरी पादों के आधार और मैंडिबुलर पादों के मध्य में स्थित होता है। इसमें गुदा पुच्छ भाग के अंतिम सिरे पर स्थित होता है। इसमें 3 जोड़ी अखंडित उपांग पाए जाते हैं। कितने जोड़ी? 3 जोड़ी। प्रथम जोड़ी उपांग असाकित होते हैं, जिन्हें एंटीन्यूल कहते हैं। प्रथम जोड़ी उपांग असाकित होते हैं, जिन्हें क्या कहेंगे? एंटीन्यूल। और द्वितीय और तृतीय जोड़ी उपांग क्या होंगे? बायरेमस, द्विसाकित, जिनको क्रमशः यानी द्वितीय को एंटीनरी और तृतीय को मैंडिबुलर पाद कहते हैं। ठीक है। 3 जोड़ी अखंडित उपांग होते हैं। प्रथम जोड़ी उपांग असाकित होते हैं, जिन्हें एंटीन्यूल कहते हैं। द्वितीय तृतीय जोड़ी द्विसाकित होते हैं। द्वितीय को एंटीनरी कहते हैं और तृतीय को मैंडिबुलर पाद कहते हैं। इसके जो ये उपांग में है, इस पे तैरने के लिए क्या पाए जाते हैं? सूक पाए जाते हैं। ठीक है ना। जो लार्वा को सक्रिय रूप में तैरने में सहायता करते हैं। सूकों का क्या काम है? लार्वा को सक्रिय रूप में तैरने में सहायता करना। एंटीनरी व मैंडिबुलर उपांग के बाद वयस्क में मैंडिबल्स व श्रृंगिकाएँ बनते हैं। जो द्वितीय और तृतीय जोड़ी उपांग है, एंटीनरी व मैंडिबुलर, इनमें उपांगों के बाद में वयस्क में मैंडिबल्स व श्रृंगिकाएँ बनती है। शरीर के अंतिम सिरे पर दोनों ओर 2 फर्कुलर सूकें होती है। ठीक है ना। नोप्लेस में अनेक बार निर्मोचन के बाद में ये अनेक दूसरी लार्वा अवस्थाओं से गुजरता हुआ वयस्क में रूपांतरित होता है। सेकंड लार्वा अवस्था है मेटानोप्लेस। ये नोप्लेस के बाद की लार्वा अवस्था होती है। इसमें अंडाकार सिफेलोथोरेक्स होता है तथा दीर्घित दड़ होता है, लंबा उदर होता है। उदर भाग का अंतः सिरा यानी टर्मिनल एंड 2 कॉडल फोक्स में विभाजित होता है, जिनमें सूकें होती है। इनमें नोप्लेस के 3 जोड़ी उपांगों के अतिरिक्त 4 जोड़ी मैग्जिली पीड के अध्यावशेष भी पाए जाते हैं, जो वयस्क प्राणी में मैग्जिलूली, मैग्जिली और मैग्जिली पीड की पहली 2 जोड़ी बनाते हैं। नोप्लेस में 3 जोड़ी उपांग होते हैं, लेकिन इसमें इन 3 जोड़ी उपांगों के अतिरिक्त जैसे चेंज आता जा रहा है अब, है ना, 4 जोड़ी मैग्जिलीपीड के अध्यावशेष भी बनना शुरू हो जाते हैं, जो बाद में जाके वयस्क प्राणी में, ये वयस्क प्राणी में क्या बनते हैं ये लिखना जरूरी नहीं है तुम्हारे लिए, है ना, लेकिन अपन पढ़ रहे हैं। वयस्क प्राणी में क्या बनते हैं? मैग्जिलूली, मैग्जिली और 2 जोड़ी मैग्जिलीपीड। ठीक है ना। प्रत्येक मैंडिबल के चवर्ण प्रवर्ध होता है, जो अस्त में सहायता करता है। लूसीफर नामक कुछ डेकापोड, यह जरूरी नहीं है। थर्ड लार्वा अवस्था है प्रोटोजोइया। इसके शरीर के अग्रभाग की पृष्ठ सतह पर पृष्ठवर्म या कैरापेस पाया जाता है। ठीक है ना। ये और इसमें चेंज हो गया, बदलता जा रहा है, मतलब कायांतरण होता जा रहा है। जो इसका विशिष्ट लक्षण है, कैरापेस का पाया जाना प्रोटोजोइया का विशिष्ट लक्षण है। इसमें समान 7 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं, जबकि वहाँ पे 3 जोड़ी सही थे और 4 जोड़ी अध्यावशेष थे। यहाँ 7 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं, जो इसमें क्रियाशील होते हैं। श्रृंगिकाएँ अब भी चलन अंगों का ही कार्य करती है। एंटीन्यूल में 4 जॉइंट्स व श्रृंगिका में 3 संज्ञों के एपिपोडाइट और 4 संज्ञों वाले एक्सोपोडाइट होते हैं। मैंडिबल्स में पल्स का अभाव होता है और ये दांतेदार होता है तथा भोजन को चबाने में
सहायता करता है। इसमें पार्श्व नेत्रों के अवशेष पाए जाते हैं। इसमें उदर भाग अखंडित तथा उपांग विहीन होता है। वक्ष भाग में 6 वक्षीय खंडों के अवशेष पाए जाते हैं। बाद में वक्षीय पाद के तीसरे जोड़े का विकास प्रारंभ हो जाता है, जो वयस्क का तीसरा मैक्सिलिपीड बनाते हैं। 5 अग्र उदरीय खंड भी सुस्पष्ट हो जाते हैं। एक जोड़ी नेत्रों का बनना भी प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। चौथी लार्वावस्था है जोइया। इसके पहले थर्ड थी प्रोटोजोइया, प्रोटो यानी पहले की, चौथी है जोइया। प्रोटोजोइया के बाद जोइया अवस्था आती है। जोइया लार्वा में सुस्पष्ट व अधिक विकसित शिरोवक्ष व सुस्पष्ट रूप से खंडित उदर होता है। उदर के खंड अधर की ओर जुड़े रहते हैं। शिरोवक्ष अत्यधिक बड़ा होता है। वह कैरापेज से ढका हुआ रहता है। कैरापेज से अग्रभाग की ओर कंटक या सूल निकलते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं? 4। आगे की ओर रोस्ट्रल कंटक, मध्य में पृष्ठ कंटक तथा 2 पार्श्वीय कंटक होते हैं। इसमें 5 जोड़ी वेल डेवलप्ड सिर उपांग तथा 2 जोड़ी वक्ष उपांग पाए जाते हैं। से 6 जोड़ी उपांग बर्ड्स के रूप में पाए जाते हैं। एंटीन्यूल साधारण व अखंडित होता है। दूसरी संगिका एक लंबी कांटेदार शाखा के रूप में होती है। इसमें एंडोपोडाइट और एक्सोपोडाइट होते हैं। मैंडिबल चवण ब्लेड के रूप में विकसित हो जाते हैं। पहले और दूसरी मैक्सिली विशिष्ट होते हैं। दोनों अग्र मैक्सिलिपीड द्विशाखित तैराकी पाद में परिवर्तित होते हैं। नेत्र बड़े और संयुक्त होते हैं और गतिमान व्रंत पर स्थित होते हैं। उदर में द्विशाखित टेल्सन होता है। स्क्विला में जोइया कुछ परिवर्तित रूप में होता है, जिसे एलिमा लार्वा कहा जाता है। एलिमा लार्वा किसका है? स्क्विला का। क्रेब्स में जोइया क्रमिक निर्मोचन के पश्चात मेगालोपा में प्रवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो नेक्स्ट लार्वा अवस्था कौन सी हुई? मेगालोपा। ये जोइया लार्वा निर्मोचन द्वारा मोल्टिंग द्वारा मेगालोपा प्रावस्था में बदल जाता है। इस लार्वा में क्रेब्स के समान शिरोवक्ष चौड़ा व अखंडित होता है। शिरोवक्ष एक पृष्ठ कैरापेज द्वारा आच्छादित होता है। इसमें सूलों का अभाव होता है। कैरापेज सामने की ओर एक माध्यक सूल निकालता है, जिसे रोस्ट्रल सूल कहते हैं। एक जोड़ी संयुक्त नेत्र जो सवृंत व बड़े होते हैं पाए जाते हैं। वक्षीय उपांग वेल डेवलप्ड व चलने में प्रयुक्त होने वाले 5 पादों के रूप में होते हैं। उधर अपेक्षाकृत संकरा होता है तथा इस पर 6 जोड़ी द्विशाखित प्लीपोड्स या स्विमब्रेड्स पाए जाते हैं। स्विमब्रेड्स क्या है? तैरने वाले अंग, प्लीपोड्स। मेगालोपा लार्वा जल की सतह पर तैरता है, अर्थात पेलेजिक जीवन व्यापित करता है, लेकिन बाद में ये तल पे बैठ जाता है। ठीक है। छठी लार्वा अवस्था है माइसिस या साइजोपोड। पीनियस में जोइया लार्वा मेगालोपा लार्वा में परिवर्तित न होकर सीधे ही माइसिस या साइजोपोड में बदलता है। ये लार्वा वयस्क माइसिस से बहुत अधिक मिलता जुलता होता है, इसलिए इसे माइसिस नाम दिया गया है। इसमें शिरोवक्ष पर 13 जोड़ी उपांग होते हैं। वक्षीय उपांग में एक्सोपोडाइट होते हैं। ये द्विशाखी पाद होते हैं। वह तैरने में सहायता करते हैं। बाद में त्वक निर्मोचन के बाद 19 जोड़ी उपांग के साथ वयस्क पीनियस बन जाते हैं तथा प्रॉन के कायांतरण की समाप्ति हो जाती है। रॉक लॉबस्टर पेलिन्यूरस में अंडभेदन के परिणाम स्वरूप माइसिस लार्वा निकलता है। इस प्रकार इसकी 6 लार्वा अवस्थाएं हैं और 8वां लार्वा था फाइलोसोमा। ये शायद इसमें ऐड हुआ नहीं है। कल वाली पीडीएफ में मैं इसको ऐड करके तुम्हें बता दूंगा। तो प्रश्न पूछा जाता है, या तो आधे आधे एक एक नंबर के बीच बीच में से क्वेश्चन कोई से भी किसी भी लाइन से पूछ सकता है ना, और या फिर क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा क्रस्टेशिया के लार्वा अवस्थाओं के नाम लिखो। तो नोप्लियस, मेटानोप्लियस, प्रोटोजोइया,
जोइया, मेगालोपा माइसिस, फाइलोसोमा। और या फिर क्वेश्चन आता है, टिप्पणी आएगी 5 नंबर की, या बड़ा क्वेश्चन 10 नंबर का, क्रस्टेशिया की लार्वा अवस्थाओं को समझाइए बताइए। तो तुम्हें अधिकतम 300 शब्द का यानी 30 लाइनों का यानी कि 3 पेज का आंसर कंप्लीट करना है। तो तुम्हें हर प्रत्येक लार्वा से 20-20, 30-30 शब्द लेने, है ना। 20-30-40 शब्द आ जाएंगे, 3-4 लाइन ही लिखोगे, उसमें तुम्हें कंप्लीट हो जाएगा। पूरी नकल नहीं करनी है। और लिखना क्या है, जो तुम्हें सरल लगे, याद हो जाए, है ना। ज़रूरी नहीं यही लाइन लिखें, मैं बार बार बताता हूँ इस बात को। एक तरीका है, अगर तुम मानते हो तो सीख लो, वरना तुम्हारी मर्जी, ठीक है ना। आंसर देने का तरीके हैं, आगे भी काम आएंगे। नोट्स की तरह तुम्हें रटना भी नहीं। अब ये कितनी लाइनें दे रखी है, 10-12 लाइनें दे रखी है। क्या मतलब है, तुम्हें जो याद हो जाए इनको पढ़ो, जो याद हो जाए वह 2-3 लाइनें तुम लिख दो, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।